दोस्तों 2 सितंबर साल 1859 के दिन थर्सडे की सुबह सुबह रिचर्ड कैरिंगटन नाम के एक अनपॉपुलर एस्ट्रोफिजिसिस्ट अपनी छत से इक्विपमेंट्स की मदद से सूर्य को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब वो ये जांच करना चाह रहे थे कि आखिर हमारा सूरज किस तरह से फंक्शन करता है, जिसके लिए वो अलग अलग सन स्पॉट्स पर अपना टेलीस्कोप मोड़कर उसे देख रहे थे कि तभी अचानक तकरीबन 11:18 पर उन्होंने सूर्य की सतह पर व्हाइट लाइट का एक बड़ा सा ब्लास्ट ऑब्जर्व किया, जो कि काफी स्ट्रेंज था। अब यार वैसे तो आए दिन सूर्य की सतह पर सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, लेकिन ये वाला इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और जैसे ही रिचर्ड ने इस इवेंट के बारे में पूरी दुनिया को बताया तो वो रिचर्ड, जिसे कल तक कोई नहीं जानता था, उसे अचानक इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई कि उसके द्वारा डिस्कवर किए गए इस इवेंट को द कैरिंगटन इवेंट के रूप से ही रेफर किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों आखिर क्या है ये कैरिंगटन इवेंट, इसकी वजह से साल 1859 में क्या प्रभाव देखे गए थे, और अगर आज एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ तो इसके खतरनाक परिणाम किस स्केल तक डेंजरस हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं द कैरिंगटन इवेंट के बारे में। अब दोस्तों जब सूरज की सतह पर उन्होंने इतनी बड़ी डिस्टरबेंस को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए इसे सिंगुलर आउटब्रेक ऑफ लाइट विच लास्टेड अबाउट 5 मिनट्स का नाम दिया। और उनकी इसी डिटेल के कारण 2016 की जर्नल एडवांसेस इन स्पेस रिसर्च की स्टडी में इसे किसी भी इंसान द्वारा देखे गए पहले सोलर फ्लेयर के रूप में डिक्लेयर किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता होगा कि आखिर सोलर फ्लेयर्स होता क्या है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब सूरज की आउटर सरफेस पर मौजूद सन स्पॉट्स में कई सालों से भारी मात्रा में स्टोर होने वाली मैग्नेटिक एनर्जी अपने लिमिट पर होती है, तो वो किसी भी सर्टेन स्टेज पर एक ओपनिंग देखकर अपने आसपास के प्लाज्मा में मौजूद हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करती है कि सूर्य जैसे भारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक बार को उस एक्सप्लोजन के आगे नहीं टिक पाती। और जब इतने सारे एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स मानो किसी विस्फोट के बाद संपूर्ण सौरमंडल में फैल जाते हैं तो उन्हें सोलर फ्लेयर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों एक सोलर फ्लेयर से निकलने वाली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि उसे सौरमंडल में मौजूद किसी भी चीज से एनर्जी के मामले में कंपेयर करना मानो किसी बास्केटबॉल को किसी कंचे से कंपेयर करने के बराबर होगा। और यही कारण है कि जब जब इतिहास में ऐसे पार्टिकल्स किसी भी ग्रह पर टकराए हैं तो वहां पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सूर्य पर होने वाला हर सोलर फ्लेयर धरती पर इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा, बल्कि इसके काफी सारे फैक्टर्स भी होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई बेहद ताकतवर सोलर फ्लेयर एक्सप्लोजन ऑब्जर्वेटरीज द्वारा या स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्व तो किया गया हो, लेकिन उससे निकलने वाले पार्टिकल्स का पाथ हमारे प्लैनेट की डायरेक्शन से इंटरसेप्ट नहीं कर रहा हो, जिस वजह से फर्क नहीं पड़ता कि वो सोलर फ्लेयर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अगर उसके पार्टिकल्स हमारे ऑर्बिट के उस हिस्से पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर हमारी धरती उस वक्त एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अर्थ को ये पार्टिकल्स 0.0001% भी नहीं अफेक्ट कर पाएंगे। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोलर फ्लेयर के पार्टिकल्स हमेशा डे लाइट या सन फेसिंग अर्थ एरिया को ही हिट करते हैं, जिस वजह से जितने भी इंपैक्ट देखने को मिलते हैं वो हमेशा उन इलाकों में मिलते हैं जहां पर दिन का उजाला पसरा रहता है। अब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये सूर्य की सतह पर होने वाली बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसीजर है जो वहां पर आए दिन घटती रहती है, जिस वजह से आपको हर 6 से 7 महीनों में एक सोलर फ्लेयर आराम से नोटिस करने को मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड की दया से हमारी धरती का एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यह हर खतरे से बचने का जुगाड़ बनाकर बैठता है, इंक्लूडिंग सोलर फ्लेयर्स। दरअसल दोस्तों नॉर्मली धरती को हिट करने वाली सोलर फ्लेयर्स की हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद आयोनोस्फीयर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से सरफेस लेवल सेफ रहता है। लेकिन 2 सितंबर 1859 को होने वाले कैरिंगटन इवेंट के साथ अलग ही केस था, क्योंकि इसकी वजह से लंदन में मौजूद कीव ऑब्जर्वेटरी के मैग्नेटिक सेंसर्स ने ग्लोबल लेवल पर अर्थ की सरफेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैग्नेटिक रीडिंग्स को रिकॉर्ड किया था। खासकर पहले 28 अगस्त और फिर 2 सितंबर को तो हद ही हो गई थी, क्योंकि धरती के इक्वेटोरियल रीजन में काफी सारे एरियाज के ऊपर अरोराज यानी कि ऐसी रोशनियां देखी जाने लगी थी जो कि काफी स्ट्रेंज चीज है।
क्योंकि ये अरोरास धरती पर जनरली केवल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास ही देखने को मिलता है। अब यहाँ तक कि 6 सितंबर 1859 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया था। और एक तरफ जहां वैज्ञानिक इससे परेशान थे, तो वहीं दूसरी ओर कहीं कुछ लोग इस अनयूजुअल चीज को देखकर फैसिनेट भी हो रहे थे। तो कुछ ने मौके का फायदा उठाकर इसे भगवान का प्रकोप भी कह दिया। अब खैर ये तो अपनी अपनी धार्मिक श्रद्धाओं की बात है, लेकिन सबसे डरावनी चीज की तो अभी हमने बात ही नहीं की है, और वो है इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस। दोस्तों साल 1859 के उस दौर में बिजली बहुत ही कम सेक्टर्स में मौजूद थी और उसका इस्तेमाल मुख्यतः टेलीग्राफ जैसी चीजों में किया जाता था, जिसके लिए भी उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा एनर्जी की खपत होती थी। लेकिन रिसर्च के दौरान हमें वॉशिंगटन स्टार्स में छपा यह आर्टिकल मिला जिसमें यह बताया गया कि उस वक्त मानो हवा में ही इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थी कि न्यूयॉर्क में मौजूद टेलीग्राफ मशीन्स बिना बैटरी के मदद ले ही पिट्सबर्ग मैसेज ट्रांसमिट कर रही थी। पेरिस में तो ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि टेलीग्राफ मशीनों से चिंगारियां निकल रही थी। इवन काफी सारे एरियाज में लोग भी थे जिन्होंने हाई वोल्टेज के कारण अपने अप्लायंसेस के खराब होने की भी बात कही। अब दोस्तों हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि सोलर फ्लेयर्स किसी भी स्टार के लिए बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन कैरिंगटन इवेंट अलग इसीलिए था क्योंकि इसमें आने वाले सोलर फ्लेयर की स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पर थी। साल 2021 में पेश की गई अपनी स्टडी में हडसन ने बताया कि कैरिंगटन इवेंट के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ प्लाज्मा क्लाउड्स भी भारी मात्रा में धरती के मैग्नेटोस्फीयर में ट्रैप हो गए थे, जो कि धीरे धीरे धरती की सरफेस पर आने लगे थे और जिस वजह से यहाँ अरोरास देखने को मिल रहा था। हालांकि हडसन कैरिंगटन इवेंट को किसी सोलर फ्लेयर से ज्यादा एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के रूप में कंसीडर करते हैं और ये कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1989 में कंपैरेटिवली एक बहुत ही छोटा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कनाडा में हिट किया था, जिसने वहां पर इतने भारी परिणाम दिखाए कि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और पावर ग्रिड बंद पड़ गए, जिस वजह से पूरा कनाडा तकरीबन 9 घंटे तक अंधेरे के साए में रहा और इसका असर इतना ज्यादा भयावह था कि न्यू जर्सी के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट तक में पावर आउटेज हो गया था। अब सोचिए ये 1989 में तब की बात है जब आज के मुकाबले हमारे घर 70% कम बिजली पर आधारित रहा करते थे, लेकिन वहीं पर आज बैंक से लेकर सब्जी वाले तक हर कोई इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। ऐसे में सवाल यह आता है कि अगर आज कैरिंगटन इवेंट के स्केल का कोई भी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म धरती को हिट किया तो उसके कितने भयानक परिणाम होंगे। अब यहाँ पर आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन हमारी मानव जाति का विकास उस पल से तकरीबन 1 दशक के लिए रुक सकता है। जी हाँ दोस्तों, पर ऐसा क्यों? वेल चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों कैरिंगटन इवेंट के लेवल का कोई भी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म सबसे पहले धरती का आउटर सरफेस पर हिट करेगा, जहां पर हजारों सैटेलाइट्स इंटरनेट कम्युनिकेशन, नेविगेशन और टेक्नोलॉजी की 95% कैटेगरी में कार्यरत है। और ये कड़वी सच्चाई है कि उनमें से सारी सैटेलाइट्स और स्पेस इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग आवर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतने केपेबल है ही नहीं कि वो इस लेवल की जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को हंसी खुशी झेल ले, जिस कारण इस बात के बहुत ज्यादा आसार है कि वो सभी डैमेज हो जाएंगे और हमें वापस इतनी सारी सैटेलाइट्स को रीबिल्ड करके अंतरिक्ष में भेजना होगा ताकि उन सभी सर्विसेज को रीस्टार्ट किया जा सके। ना दोस्तों ऊपर से एक और नोटिसेबल फैक्ट ये भी है कि 1989 में जब एक छोटे मोटे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने इतना बड़ा पावर आउटेज क्रिएट कर दिया था, तो आज के समय में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, तब फिर इतने बड़े स्केल का इवेंट क्या ही तबाही मचा सकेगा। और यही कुछ मेजर रीजंस है कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना के कारण हमारे इतने ज्यादा रिसोर्सेज और इतनी टाइम कंज्यूम होंगे कि हम उनके लिए 1% भी रेडी नहीं है, जिस वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि हम जिस 1 दशक के समय को भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो केवल एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है रिकवरी के लिए। बाकी मैक्सिमम की बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब दोस्तों जब कुछ इकोनॉमिस्ट इसको लेकर वैज्ञानिकों से डिस्कस कर रहे थे तो सारी डिटेल्स को सुनने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा इवेंट ग्लोबल इकोनॉमी पर 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस करेगा, जिसके बाद महंगाई तो आपकी जेब से एक एक पाई निचोड़ लेगी। खैर दोस्तों इतनी सारी डिटेल्स को सुनने के बाद आपके जहन में ये जरूर आ रहा होगा कि अगर ये इवेंट इतना ही खतरनाक है तो ऐसी अगली घटना कब घट सकती है। वेल अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 150 सालों से इन सब चीजों को स्टडी करने के बावजूद वैज्ञानिकों के पास आज भी इस गुत्थी का सही जवाब या फिर कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है।
वेल दोस्तों, कार्बन 14 रीडिंग्स की मदद से कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैरिंगटन इवेंट से 10 गुना बड़ा इवेंट हर 3000 सालों में और 100 गुना बड़ा इवेंट हर 6000 सालों में धरती को हिट करता है। लेकिन ये भी केवल एक अंदाजा है, क्योंकि अभी तो ये हालात है कि यहाँ हम मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं और पता चला 1 साल बाद आने वाला जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पल के बिछाए हमारा इंतजार कर रहा हो। अब ऐसा नहीं है कि इस लेवल का कैरिंगटन इवेंट अब कभी होगा ही नहीं। हाँ, पर इतना जरूर है कि इस इतिहास में अगला पन्ना जब भी जुड़ेगा दुष्परिणाम एक अलग ही चरम पर देखे जाएंगे। वैसे आपके हिसाब से एक एस्ट्रॉइड का टकराव ज्यादा खतरनाक है या फिर कोई इस तरह का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और दोस्तों, क्या आपको इससे पहले कैरिंगटन इवेंट के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।